हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रिवीजन सीरीज़ के 6 पार्ट देखने जा रहे हैं, जिसमें हम विलियम वर्ड्सवर्थ को देखेंगे, पढ़ेंगे, इनका रिवीजन करेंगे। इसके पहले हमने रिवीजन 1 से लेके 5 तक विलियम शेक्सपियर का रिवीजन किया था। आज हम विलियम वर्ड्सवर्थ का करेंगे, क्योंकि हम 4 राइटर्स हैं। टीजीटी में 4 राइटर्स हैं, तो 4 राइटर्स को हम साथ ही लेके चलेंगे। ऐसा नहीं है कि पहले शेक्सपियर फिनिश करें देन वर्ड्सवर्थ देन, ऐसा नहीं है। 4 राइटर्स हैं, 4 राइटर्स का ही रिवीजन हम साथों साथ करेंगे। ओके, तो 5 जो रिवीजन हुआ है वो आपका विलियम शेक्सपियर का है। आज 6 रिवीजन है, ये विलियम वर्ड्सवर्थ का है। ओके, सो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है रिवीजन 1 से लेकर 5 तक, तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। ओके, लेट्स बिगिन। तो आज हम पढ़ेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ। इनका बर्थ कब हुआ था? 1770 और डेथ इनकी 1850। यहाँ से हम पढ़ेंगे टू द पॉइंट। इस बुक में रिवीजन जो आपका है वो टू द पॉइंट है, तो रिवीजन के लिए ये बुक बहुत ही अच्छी है। ओके, सो पहला देखेंगे पॉइंट नंबर 1, बर्थ। इनका बर्थ कब हुआ था? 7 अप्रैल 1770। 7 अप्रैल 1770 में इनका बर्थ हुआ था, इनका जन्म हुआ था। बर्थ प्लेस, कहाँ पैदा हुए थे ये? एट कॉकरमाउथ ऑन द डरवेंट इन कम्बरलैंड, नॉर्थ वेस्टर्न इंग्लैंड, नोन एज द लेक डिस्ट्रिक्ट। कहाँ पैदा हुए थे? कॉकरमाउथ में, जो डरवेंट पर है। कहाँ पे है? कम्बरलैंड में है। और कम्बरलैंड कहाँ पे है? नॉर्थ वेस्टर्न इंग्लैंड, जो कि लेक डिस्ट्रिक्ट के नाम से जाना जाता है। ओके, अगला पॉइंट है, डेथ इनकी कब हुई है? 23 अप्रैल 1850। 23 अप्रैल 1850 में इनकी डेथ हुई है। डाइड ऑफ प्लेरिशी एट द एज ऑफ 80। उस समय ये 80 साल के थे और इनकी डेथ किस तरह हुई है? प्लेरिशी के कारण। ओके, प्लेरिशी क्या होता है? जो लंग्स में इन्फ्लेमेशन आ जाता है, उसी को बोलते हैं प्लेरिशी। नेक्स्ट पॉइंट है ब्यूरियल प्लेस। इनको कहाँ दफनाया गया था? सेंट ऑसवेल्ड्स चर्च, ग्रासमेयर। सेंट ऑसवेल्ड चर्च, ग्रासमेयर में इनको दफनाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है इनके पेरेंट्स। फादर नेम क्या था? जॉन वर्ड्सवर्थ एंड मदर एन कुकसन। एजुकेशन इनकी कहाँ हुई थी? हॉकशेड ग्रामर स्कूल। इनकी जो अर्ली एजुकेशन थी वो हॉकशेड ग्रामर स्कूल में हुई थी। देन ये इनकी जो हायर एजुकेशन कहाँ पे हुई थी? यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, सेंट जॉन्स कॉलेज, कैम्ब्रिज। ओके, ये आप खुद ही देख रहेंगे, टू द पॉइंट ही आपको है यहाँ पे, जो रिवीजन के लिए बेस्ट है। ओके, अगला देखते हैं हम लव अफेयर। इनका लव अफेयर किससे था? तो लव अफेयर में 2 नाम आते हैं इनके, एक मैरी एस्टेवेट और दूसरी एनिट वेलन। एनिट वेलन ये हम जानते हैं, एनिट वेलन कौन है? एक फ्रेंच वुमेन है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं मैरिज। इनकी मैरिज किससे हुई थी? इन्हीं की फ्रेंड थी मैरी हचिनसन। कब शादी हुई थी इनकी मैरी हचिनसन से? 4 अक्टूबर 1802। ओके, जब आपका लिरिकल बैलेट्स का 3rd एडिशन आया था, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। लिरिकल बैलेट्स 1802, जो लिरिकल बैलेट्स का 3rd एडिशन था 1802 में आया था, उसी समय इनकी शादी भी, इन्होंने मैरी हचिनसन से शादी भी की थी। तो ऑन 4 अक्टूबर 1802, 4 अक्टूबर 1802 में इनकी शादी हुई थी। अगला पॉइंट है पोएट लॉरियाट। ये पोएट लॉरियाट कब बने? तो 1843 to 50, यानी कि 1843 से 1850 तक इनका पोएट लॉरियाट की जो जर्नी थी वो थी। 1843 में ये पोएट लॉरियाट बने थे और कब तक थे? जब तक इनकी डेथ नहीं हो गई, 1850 तक। वर्ड्सवर्थ बिकेम पोएट लॉरियाट इन 1843 आफ्टर द डेथ ऑफ रॉबर्ट सदी। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि वर्ड्सवर्थ पोएट लॉरियाट बने थे 1843 में, किसकी डेथ के बाद? रॉबर्ट सदी। क्योंकि पोएट लॉरियाट वर्ड्सवर्थ से पहले कौन था? रॉबर्ट सदी थे। तो जब इनकी डेथ हो गई रॉबर्ट सदी की 1843 में, देन वर्ड्सवर्थ को पोएट लॉरियाट बनाया गया। ओके, आगे देख लेते हैं। ही इनिशियली रिफ्यूज्ड द ऑनर। पहले तो उन्होंने इस ऑनर को, इस सम्मान को क्या किया? रिफ्यूज़ कर दिया। वो बनना नहीं चाहते थे, क्योंकि वो बहुत ओल्ड हो गए थे, इसलिए वो बनना नहीं चाहते थे। बट एक्सेप्टेड लेटर, लेकिन बाद में उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था पोएट लॉरियाट। ही रोट नो ऑफिशियल वर्सेस। ये इंपॉर्टेंट है, जब वो पोएट लॉरियाट बन गए थे उसके बाद उन्होंने कोई भी ऑफिशियल वर्सेस नहीं लिखा था, कोई भी पोएम नहीं लिखी थी। ओके, तो ये क्वेश्चन आपके आते हैं। नेक्स्ट फैक्ट है, पॉइंट है ऑक्यूपेशन। इनका ऑक्यूपेशन क्या था?
क्या था, इंग्लिश रोमांटिक पोएट थे और क्रिटिक थे। ओके, अब आगे हम पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट लाइफ्स, इनके जीवन का कुछ फैक्ट्स है, पढ़ लेते हैं। पॉइंट नंबर 1 क्या कह रहा है, ही पब्लिश्ड हिज फर्स्ट पीस ऑफ राइटिंग अ सोनेट द यूरोपियन मैगजीन। इन्होंने अपनी पहली पीस ऑफ राइटिंग पब्लिश कराया था, एक सोनेट थी, इनका पहला जो वर्क था वो एक सोनेट था, और इन्होंने पब्लिश कहाँ कराया था, द यूरोपियन मैगजीन में। ये इंपॉर्टेंट है, कितनी बार तो ये क्वेश्चन आ चुके हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। 1791 ही रिसीव्ड हिज बैचलर्स डिग्री फ्रॉम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान देने की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इजी बट इम्पॉर्टेंट बन जाते हैं, एग्जाम में कहीं से भी पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे 1791 में उन्हें बैचलर्स डिग्री मिली, कहाँ से, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से। तो यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है, 1791 में उनको बैचलर की डिग्री कब मिली थी, 1791 में मिली थी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। In November 1791, he traveled to France where he witnessed the middle stage of French Revolution. 1791 में जब वो फ्रांस गए थे तो वो विटनेस थे फ्रेंच रेवोल्यूशन के मिडिल स्टेज में। वहाँ पे जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ फ्रांस में तो वर्ड्सवर्थ ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद थे। और कब गए थे, 1791 में गए थे। कौन सा मंथ था, नवंबर, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ड्यूरिंग हिज जर्नी ही फेल इन लव विद एनिट वेलन। एनिट वेलन कहाँ की थी, फ्रांस की थी। जब वो फ्रांस गए थे 1791 में, और इसी जर्नी के दौरान उनको प्यार हो गया था किससे, एनिट वेलन से। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आपका है, इन February 1793 ही पब्लिश हिज फर्स्ट पोइट्री कलेक्शन एन इवनिंग वॉक एंड डिस्क्रिप्टिव स्केचेस। तो यहाँ पे भी ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 1793 में उन्होंने अपनी फर्स्ट पोइट्री कलेक्शन पब्लिश हुआ था, उनका फर्स्ट पोइट्री कलेक्शन वो कौन सा था, एन इवनिंग वॉक था। ओके, तो यहाँ पे इनका जो फर्स्ट पोइट्री पब्लिश हुआ था, फर्स्ट पोइट्री कलेक्शन, तो एन इवनिंग वॉक था और डिस्क्रिप्टिव स्केचेस था। ये कब आया था, 1793 में। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने के लिए है, क्योंकि फरवरी आपका ये क्वेश्चन कितनी बार आया है, और ऑप्शन में आपको ये भी ध्यान देना है कि 1793 फेब के मंथ में। ओके, क्योंकि कई जगह आपका मई भी दे देगा, जैन भी दे देगा, तो यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए फेब को भी ध्यान में रखिएगा कि फरवरी 1793 में। ऑप्शन दिया रहता है 1793 में, चारों ऑप्शन ही रहेंगे, बट आपका मंथ ही चेंज कर देता है, तो मंथ का भी ध्यान रखिएगा। ओके, तो 1793 फरवरी में उनका जो फर्स्ट पोएट्री कलेक्शन आया था, एन इवनिंग वॉक एंड डिस्क्रिप्टिव स्केचेस। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इन 1795 ही मेट सैमुअल टेलर कॉलेज फर्स्ट टाइम इन ब्रिस्टल इन अगस्त 1795। 1795 में वो एसटी कॉलेज से मिले थे। ये एसटी कॉलेज का फुल नेम है सैमुअल टेलर कॉलेज। पहली बार वो मिले थे 1795, कौन से मंथ में, अगस्त में मिले थे। कहाँ मिले थे वो, ब्रिस्टल में मिले थे, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, 1795 में वो एसटी कॉलेज से मिले थे और ब्रिस्टल में मिले थे। ही अगेन मेट कॉलरिज इन सोमरसेट द सेम ईयर, मतलब 1795 में वो 2 बार मिले। पहली बार वो कब मिले, कहाँ मिले, ब्रिस्टल में मिले, और दूसरी बार सोमरसेट में मिले। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, बिटवीन 1795 एंड 1797 ही रोट हिज ओनली प्ले द बॉर्डरस अ वर्ड्स ट्रेजेडी। यानी कि 1795 और 1797 के बीच में उन्होंने सिर्फ एक ही प्ले लिखा। वर्ड्सवर्थ ने सारी पोएम लिखी, सारी पोइट्री उन्होंने लिखा, बट वो एक ही प्ले लिखे थे। वो प्ले का क्या नाम था, द बॉर्डरस। बॉर्डरस क्या था, एक ट्रेजेडी थी, एक वर्ड्स ट्रेजेडी जो उन्होंने वर्ड्स फॉर्म में लिखा था। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। In 1797, Wordsworth and his sister Dorothy moved to Alfoxden House, Somerset. 1797 में वर्ड्सवर्थ और उनकी सिस्टर ड्रोथी वर्ड्सवर्थ कहाँ चले गए थे, एल्फॉक्सटन हाउस चले गए थे। कहाँ पे था ये, सोमरसेट में था। नेक्स्ट पॉइंट है, वर्ड्सवर्थ रोड द पोएम पीटर बिल एज अ रिप्लाई rather a rival to Coleridge the Ancient Mariner। वर्ड्सवर्थ ने जो पोएम लिखा था द पीटर बिल, ये भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वर्ड्सवर्थ ने जो पोएम लिखा था पीटर बिल, ये किसके रिप्लाई में लिखा था उन्होंने, तो कॉलरिज का द एंशिएंट मैरिनर था, इसी के रिप्लाई में इन्होंने पीटर बिल लिखा था। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 1798 वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज प्रोड्यूस लिरिकल बैलेड्स। तो ये तो हम सबको पता है, 1798 में लिरिकल बैलेड्स आया था, और किसने, 2 राइटर इसमें
इंक्लूड थे विलियम वर्ड्सवर्थ और एस टी कॉलरिज प्रोड्यूस किए थे। मैनिफेस्टो ऑफ इंग्लिश रोमांटिक क्रिटिसिज्म, और लिरिकल बैलेड्स को और किस नाम से जाना जाता है, तो मैनिफेस्टो ऑफ इंग्लिश रोमांटिक क्रिटिसिज्म भी जाना जाता है लिरिकल बैलेड्स। कॉलेज कंट्रीब्यूटेड 4 पोएम्स एंड वर्ड्सवर्थ 19 पोएम्स। टोटल कितने पोएम थे? 23 पोएम्स थे, जिसमें कॉलरिज के 4 पोएम्स थे और वर्ड्सवर्थ के 19 पोएम्स थे। इन सेकेंड एडिशन, फर्स्ट एडिशन तो आपका 1798 में आया था और सेकेंड एडिशन आपका कब आया था? 1800 में आया था। वर्ड्सवर्थ इंक्लूडेड अ प्रीफेस डिटेलिंग पोलिटिकल प्रिंसिपल। यहाँ पे भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सेकेंड एडिशन जब आपका आया था, जब 1798 में फर्स्ट एडिशन आया था, वहाँ पे किसी का भी नाम नहीं था, ना ही वर्ड्सवर्थ का ना ही कॉलरिज का, टाइटल पे किसी का भी नाम नहीं था। बट जब सेकेंड एडिशन 1800 में आया था तो उसमें उन्होंने क्या किया था? प्रीफेस ऐड किया था, इंक्लूड किया था वर्ड्सवर्थ, और किसका नाम आया था? टाइटल पे वर्ड्सवर्थ का ओनली नाम था और प्रीफेस उन्होंने 1800 में ऐड किया था। इन थर्ड एडिशन कब आया था? 1802 में आया था। इसमें वर्ड्सवर्थ ने क्या ऐड किया था? अपेंडिक्स। तो आप ऐसे ही याद रख सकते हैं, सेकेंड एडिशन में प्रीफेस ऐड हुआ था एंड थर्ड एडिशन में 1802 में अपेंडिक्स को ऐड किया था वर्ड्सवर्थ ने। टाइटल पोएटिक डिक्शन, जिसका टाइटल क्या था? पोएटिक डिक्शन था। आगे है अब फोर्थ एंड फाइनल एडिशन। लास्ट एडिशन कब आया था लिरिकल बैलेड्स का? वो पब्लिश हुआ था 1805 में, 1805 में फोर्थ एंड फाइनल एडिशन आया था। नेक्स्ट पॉइंट है, in 1799 he along with his sister Dorothy moved back to Lake District and settled at Dove Cottage in village of Grasmere। 1799 में वह और उनकी सिस्टर ड्रोथी कहाँ चले आए? लेक डिस्ट्रिक्ट चले आए और यहीं पे डव कॉटेज में सेटल हो गए। ये डव कॉटेज कहाँ है? विलेज ऑफ ग्रासमेयर में। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है 1799 में। नेक्स्ट पॉइंट है, in 1802 he and Dorothy traveled to France so that he could meet his daughter। 1802 में आपका जब थर्ड एडिशन था, आप थर्ड एडिशन में 3 चीज़ें हुई थी। थर्ड एडिशन आपका मतलब लिरिकल बैलेड्स का थर्ड एडिशन भी आया था 1802 में, और 1802 में मैरी हचिंसन से उन्होंने शादी भी की थी। 1802 में वो फ्रांस भी गए थे, ड्रोथी के साथ फ्रांस भी गए थे, और जहाँ वो अपनी बेटी से मिले थे। इनकी बेटी का क्या नाम था? कैरोलिन। ये कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है। ओके, ऑन रिटर्निंग टू इंग्लैंड ही मैरिड मैरी हचिंसन। जब 1802 में ये अपनी बेटी से फ्रांस गए थे ड्रोथी के साथ, वहाँ अपनी बेटी से मिले, देन वहाँ से जब आए तो ये मैरी हचिंसन से इन्होंने क्या कर ली? शादी कर ली। ओके, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं 1802 में 3 इंसिडेंट हुए थे। क्या क्या हुए थे? आप लिरिकल बैलेड्स जब आपको याद रहेगा, पाँचों ही हम याद रखते हैं ना, 4 एडिशन याद रखते हैं। जब 4 एडिशन हमको याद रहेगा तो 1802 में जो आपका थर्ड एडिशन था उसमें 3 चीज़ें हुई थी। ओके, थर्ड एडिशन आया था 1802 में, मैरी हचिंसन से उन्होंने शादी की थी और वो फ्रांस भी गए थे कैरोलिन से मिलने के लिए अपनी बेटी से। क्वेश्चन बनाना होगा तो कहीं से भी बना देगा, है ना। नेक्स्ट, इन 1805 ही फिनिश्ड हिज पोएम टू कॉलरिज। 1805 में उन्होंने पोएम टू कॉलरिज को क्या किया? फिनिश किया। बट रिफ्यूज टू पब्लिश इट अंटिल ही वुड कंप्लीट द रेक्ल्यूज। लेकिन उन्होंने इसे पब्लिश करने से मना कर दिया क्योंकि उन्हें लिखना था रेक्ल्यूज। ये रेक्ल्यूज का क्या था? इंट्रोडक्शन पार्ट था पोएम टू कॉलरिज। अ लॉन्ग पीस फॉर विच द पोएम, मतलब ये जो पोएम टू कॉलरिज है इसका लॉन्ग पीस क्या था? द रेक्ल्यूज था। पोएम टू कॉलरिज वुड बी अ प्रोलॉग। यहाँ पे क्या कह रहा है? तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि 1805 में पोएम थी, यानी कि ये क्या कह रहे हैं कि जब जो आपका पोएम टू कॉलरिज है, वर्ड्सवर्थ ने जब लिखा था पोएम टू कॉलरिज तो ये 1805 में उन्होंने फिनिश किया था, लेकिन उनको लिखना था द रेक्ल्यूज। बट ये इसलिए पब्लिश करने से मना कर दिए थे कि जब तक रेक्ल्यूज कंप्लीट नहीं हो जाती है तब तक वो नहीं पब्लिश कराएंगे। तो रेक्ल्यूज का ही ये प्रोलॉग था पोएम टू कॉलरिज, जो आया था आपका 1805 में, ये कंप्लीट हो गया था। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, in 1810 Wordsworth and Coleridge were separated over the latter's opium addiction। 1810 में वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज क्या हो गए थे? अलग हो गए थे, over the latter's opium addiction। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, in 1813 he with Dorothy moved to Riddle Mount, Ambleside, where he spent the rest almost 50 years of his life। 1813 में वह और ड्रोथी कहाँ चले गए थे? रिडल माउंट चले गए थे एम्बेलसाइड में, जहाँ उन्होंने जो अपने जीवन के बाकी जो 50 ईयर्स थे, जो बाकी बचे हुए दिन थे, वो उन्होंने वहाँ पे स्पेंड किया था।
In 1814, Wordsworth published The Excursion as the second part of the three-part work The Recluse. 1814 में वर्ड्सवर्थ ने द एक्सकर्जन को क्या किया था, पब्लिश किया था, जो कि रिक्ल्यूज का ही सेकंड पार्ट था। रिक्ल्यूज उनको लिखना था रिक्ल्यूज, बट उन्होंने रिक्ल्यूज का सिर्फ प्रोलॉग लिखा, पोएम टू कॉलरिज, देन उन्होंने एक्सकर्जन लिखा, ये रिक्ल्यूज का सेकंड पार्ट था, लेकिन उन्होंने कंप्लीट नहीं कर पाया। तो ये क्या था, एक्सकर्जन उन्होंने 1814 में पब्लिश किया था। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, In 1843 he was named poet laureate of England. 1843 में उनको पोएट लॉरिएट बनाया गया। नेक्स्ट पॉइंट, on 23rd of April 1850 he died of pleurisy and inflammation of the lining around the lungs. 23 अप्रैल 1850 में उनकी डेथ हो गई थी। किसके कारण? प्लेरूसी के कारण। प्लेरूसी क्या होती है, जो लंग्स के अराउंड जो लिनिंग होता है उनमें इन्फ्लेमेशन आ जाती है, उसी को बोलते हैं प्लेरूसी। ओके, यानी कि जो लंग्स होते हैं उनमें सूजन आ जाती है उनके अराउंड। वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे भी इसको भी देख लेते हैं। अ फ्यू मंथ आफ्टर हिज डेथ, उनके डेथ के कुछ महीने बाद, हिज विडो मैरी पब्लिश हिज लेंदी autobiographical poem to Coleridge as the prelude 1850, though it was completed in 1805. यानी कि उनके डेथ के कुछ महीने बाद ही उनकी वाइफ ने, मैरी हचिंसन ने पब्लिश कराया था उनका ऑटोबायोग्राफिकल पोएम टू कॉलरिज। किस नाम से? द प्रील्यूड नाम से उन्होंने पब्लिश कराया था। और ये कब पब्लिश हुआ था? 1850 में। और कंप्लीट कब हुआ था? 1805 में। ये क्या था कि जब वर्ड्सवर्थ ने प्रील्यूड लिखा तो वर्ड्सवर्थ ने टाइटल क्या दिया, थोड़ा सा समझ लेते हैं यहाँ पे हम, कि वर्ड्सवर्थ ने जब प्रील्यूड लिखना शुरू किया तो वर्ड्सवर्थ ने क्या टाइटल दिया था? पोएम टू कॉलरिज टाइटल दिया था। तब ये टाइटल प्रील्यूड नहीं था, तब टाइटल क्या था? पोएम टू कॉलरिज, यानी कि ये कॉलरिज को डेडिकेटेड था। ओके, और ये उसके बाद उन्होंने कंप्लीट कब किया? 1805 में ये कंप्लीट हुआ विद 13 बुक्स, ये पोएम टू कॉलरिज। जब उनकी डेथ हुई 1850 में, तो 1850 में ही कुछ महीने बाद ही इनकी जो विडो मैरी हचिंसन है, उन्होंने इसका टाइटल चेंज करवा के द प्रील्यूड क्या किया? पब्लिश करा दिया। ओके, तब पोएम टू कॉलरिज से क्या नाम हो गया? इसका टाइटल द प्रील्यूड हो गया। और जब ये 1850 में पब्लिश हुआ तो कितनी बुक्स के साथ? 14 बुक्स के साथ। ओके, और भी देख लेते हैं। To be noted, Wordsworth composed some of his finest poem during the year 1798 to 99। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं कि वर्ड्सवर्थ के कुछ फाइनेस्ट पोएम कब से कब तक कंपोज किए गए थे। तो 1798 से 1799 के बीच में वर्ड्सवर्थ की फाइनेस्ट पोइट्री आई थी, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, द प्रील्यूड हिज ऑटोबायोग्राफिकल पोएम इज कंसिडर्ड टू बी हिज मास्टरपीस। द प्रील्यूड जो है ये इनका ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है और ये माना जाता है उनका मास्टरपीस। ये सभी को पता है, आई नो ये सबको पता है, बट हम रिवीजन कर रहे हैं, है ना। जिस तरह हम नोट्स बनाते चले जाते हैं, उसके बाद फिर हम उसका रिवीजन करते हैं, ये रिवीजन ही है। वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज एंड सदी केम टू बी नोन एज द लेक पोएट्स। जो वर्ड्सवर्थ हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कॉलरिज, रॉबर्ट सदी, ये जाने जाते हैं लेक पोएट्स के रूप में। ओके, तो इतना हमने पढ़ लिया, आगे भी थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं, ज़्यादा वीडियो लेंदी नहीं करेंगे। सम फेमस बुक्स, लेक्चर्स, एसेज ऑन वर्ड्सवर्थ। अब वर्ड्सवर्थ पे कुछ बुक्स, लेक्चर्स यानी कि एसेज लिखे गए हैं, वो देख लेते हैं कौन कौन से हैं, किसने लिखा है वर्ड्सवर्थ पे। पहला पॉइंट है विलियम हैज़लिट्स का है लेक्चर्स ऑन द इंग्लिश पोएट्स। ये उन्होंने वर्ड्सवर्थ पर लिखा है। कब लिखा है? 1818 में, यानी कि 1818 में लेक्चर्स ऑन द इंग्लिश पोएट्स। ये किसने लिखा है? विलियम हैज़लिट्स। सेकंड पॉइंट, एल्डस हक्सलेस वर्ड्सवर्थ इन द ट्रॉपिक्स। ये किसका है? ये एल्डस हक्सले का है, ये वर्ड्सवर्थ पे उन्होंने लिखा है। वर्ड्सवर्थ इन द ट्रॉपिक्स इन होली फेस एंड अदर एसेज 1929। ओके, होली फेस और अदर एसेज में उन्होंने ये लिखा है वर्ड्सवर्थ इन द ट्रॉपिक्स। कब लिखा है? 1929, 1929 में लिखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है जॉन स्टुअर्ट्स मिल्स। इन्होंने लिखा है ऑटोबायोग्राफी। ये कब लिखा है? 1873 में इन्होंने लिखा है, जॉन स्टुअर्ट्स मिल्स। मैथ्यू अर्नोल्ड ने लिखा है मेमोरियल वर्सेस। ओके, 1850 में। इसमें उन्होंने 3 राइटर पे लिखा है, लॉर्ड बायरन, विलियम वर्ड्सवर्थ, आई थिंक चौसर भी हैं।
तो ये उन्होंने 3 राइटर पे लिखा है, बट इसमें सबसे ज़्यादा उन्होंने वर्ड्सवर्थ के बारे में ही लिखा है मेमोरियल वर्सेस में। कब लिखा है? 1850 में। ओके, इनके कुछ मेजर वर्क्स हैं, ये भी देख लेते हैं। ओके, देख लेते हैं इनके कुछ मेजर वर्क्स कौन कौन से हैं। फेमस पोएम्स हैं, सबसे पहले पोएम्स हैं इनके मेजर वर्क्स। फर्स्ट पॉइंट है 1793 में एन इवनिंग वॉक आया था, जो कि एड्रेस टू अ यंग लेडी, जो कि एक यंग लेडी को एड्रेस किया गया था। सेम ईयर 1793 डिस्क्रिप्टिव स्केचेस, 1793 भी याद रखिएगा, 5 में ही। ओके, नेक्स्ट ये इनका मेजर वर्क, यानी कि ये इनकी पोएम्स है सारी। 1815 में लॉडेमिया आया था। 1798 लाइन्स रिटन अबव टिंटन एबे। ओके, 1798 में आया था। 1798 में फिर आपका आया था लिरिकल बैलेट्स। 1806 में इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी। 1807 में पोएम्स फर्स्ट एंड सेकेंड। 1819 में पीटर बेल। कई बार ऐसा होता है कि हम ऐसे विलियम वर्ड्सवर्थ के या 4 राइटर्स के कई ऐसे वर्क्स नहीं पढ़ पाते हैं जो एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये किस राइटर का है। कुछ ऐसे वर्क्स हमारे नज़रों के सामने नहीं आ रहे थे, तो ये सारे भी इम्पॉर्टेंट है। ओके, 1819 पीटर बेल। 1822 मेमोरियल्स ऑफ अ टूर ऑफ द कॉन्टिनेंट। 1888 द रिक्लूज। 1819 द वेगनोर। 1815 द वाइट डो ऑफ राइलस्टोन। 1801 अपॉन वेस्टमिनिस्टर ब्रिज। 1835 एरो रिविस्टेड। तो ये इनकी कुछ फेमस पोएम्स थी। ओके, चलिए फिर आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। बहुत रिवीजन हो गया ना, ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, तो फिर रिवीजन का मतलब थोड़ा थोड़ा है ना, इतना ही रहने देते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे लिरिकल बैलेट्स से। ओके, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको कैसा लग रहा है रिवीजन करने में। आगे आपकी जो तैयारी है उसको करते रहिए, लेकिन जब रिवीजन के लिए तो उसको रिवीजन भी करते रहिए। रिवीजन के साथ साथ चलेंगे तो आप भूलेंगे नहीं, वो ज़्यादा ही फ्रूटफुल होगा आपके लिए, है ना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर भी करिएगा, लाइक भी करिएगा। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हिना इंग्लिश क्लासेस टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हैं। ओके, मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।